नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से 2 दिन से विधानसभा में जिस तरीके की भाषण दे रहे हैं और उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक तरीके से अपना एजेंडा सेट कर लिया है और अब उसी एजेंडे पर वो लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की उनकी भाषा है विधानसभा में, सदन में, क्योंकि सदन की अपनी एक गरिमा होती है, उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं कड़ा ऐतराज़ भी जता रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा जो है विधानसभा में वो एक चुनावी अंदाज वाली ही दिख रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीति में चुनावी बयानबाजी की जाती है, राजनीति में बयानबाजी की जाती है, वही भाषा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी, सदन में भी साफ तौर से दिखाई दे रही है। इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इलाहाबाद के न्यायाधीश जस्टिस शेखर यादव का बचाव किया है, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को कटमुल्ला वाला बयान दिया था और बहुसंख्यकों के हिसाब से देश को चलाने की बात कही थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो विवादों में आ गए थे और विवादों में ऐसे घिरे के कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उनके खिलाफ महाअभियोग संसद में लाता हुआ भी दिखाई दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस बयान का संज्ञान लिया और हाई कोर्ट से उनके मामले में जो है पूरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कहीं ना कहीं अब कॉलोजियम के सामने भी उनको लाने की बात सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शेखर यादव का जो मामला था वो पूरी तरह विवादित था और विवादों में घिरा था, मगर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक तरीके से शेखर यादव को भी क्लीन चिट दी और उनके ही सुर में सुर मिलाते हुए सदन में भी दिखाई दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है कि जो सही बात कह रहे हैं वो सही बात किसी को हजम नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को साफ करते हुए दिखाई दिए कि जो शेखर यादव ने बात कही है दरअसल वही असली बात है और असली इसी हिंदुत्व के एजेंडे पर अब उनको, उनकी सरकार को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा को लेकर भी साफ तौर से कहा कि वहाँ पर जिस तरीके से पथराव हुआ है वो पथराव कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक बड़ी साजिश करने की कोशिश थी लोगों की। लेकिन संभल की हिंसा में 5 लोगों की जान गई है, जिस पर सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं देती दिख रही है। पुराने मंदिर, मूर्तियां और कुओं की खोज लगातार की जा रही है। खुदाई का काम भी संभल में कल होता हुआ साफ तौर से दिखाई दिया। कहीं ना कहीं पूरी तरह सर्वे पर और सर्वे के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी खुदाई और सर्वे होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद कुछ ऐसा ही चाहते हैं, जिसलिए प्रशासन भी लगातार उनके बयानों के आधार पर ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस तरीके के कहीं ना कहीं बयानों से और संभल के बाद जिस तरीके से उन्होंने बहराइच का भी जिक्र किया, तो बहराइच का जो मामला है वो मामला भी कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर से कहा कि देश में ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम मोहल्लों से हिंदुओं की यात्राएं ना गुजरें। देश में ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों यानी मस्जिदों के सामने से हिंदुओं की यात्राएं ना गुजरें। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो यात्राएं जो है गुजारी जाएंगी। वो यात्राएं लगातार धार्मिक स्थलों के सामने से, दूसरे मजहब और धर्म के लोगों के धार्मिक स्थलों के सामने से निकलेंगी, तो उस पर किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसी यात्राएं उत्तर प्रदेश में रुकेंगी नहीं, बल्कि ऐसी यात्राएं होती रहेंगी और वो धार्मिक स्थलों के सामने से जो उनके रूट हैं वो वहीं से निकलेंगी। उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा, ऐसा भी कहीं ना कहीं उनके बयान से लगता है और साफ तौर से इसकी बानगी भी उनके बयान में दिखाई देती है। तो ये जो 3-4 बड़े पॉइंट विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने उठाया, 1947 से लेकर आज तक उन्होंने संभल में 209 हिंदुओं के मरने की जो बात कही, वो भी साफ है कि उन्होंने जितना भी विधानसभा में अपना भाषण दिया है, जितना भी बयान उनका विधानसभा में भाषण सामने आया है, वो साफ तौर से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हिंदुओं पर आधारित था, हिंदुओं के मुद्दे पर आधारित था, बहुसंख्यक आबादी पर आधारित था और कहीं ना कहीं तमाम विवादित बयानों पर भी वो बचाव करते हुए नजर आए। जस्टिस शेखर यादव का भी तमाम मामलों में वो कहीं ना कहीं संभल की हिंसा में पुलिस प्रशासन का भी बचाव करते हुए साफ तौर से नजर आए और कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से बहराइच में हिंसा भड़की थी, कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों के सामने से जुलूस और विवादित नारेबाजी करने पर, विवादित गाने बजाने पर, उस पर भी वो कहीं ना कहीं साफ तौर से जो है उसका भी बचाव करते हुए दिखे। तो इस तरीके से साफ तौर से दिख रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में, सदन में साफ तौर से कह दिया है कि इस तरह की चीज़ों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उससे साफ ये हो गया है अब पूरी तरह कि अब उन्होंने अपना जो हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा है उसको पूरी तरह 27 के लिए सेट कर लिया है और अब उसी एजेंडे पर वो पूरी तरह आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। विपक्ष कुछ भी कहे या तमाम पार्टियां उन पर कोई भी आरोप लगाती रहें,
अदालतों से तमाम किसी भी तरीके के फैसले सुनाई देते रहे, मगर जो उन्होंने सेट कर लिया है उत्तर प्रदेश में अपना 27 का एजेंडा, उन्हें केवल उसी पर आगे बढ़ना है, हिंदुओं की ही बात करनी है और बहुसंख्यकों की ही बात करनी है। ऐसी वानगी साफ तौर से योगी आदित्यनाथ के भाषण में दिखाई पड़ रही है, और वो भी विधानसभा के अंदर। तो इससे ये बात, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में साफ तौर से साफ होती दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो एजेंडा योगी आदित्यनाथ 27 के लिए उत्तर प्रदेश में सेट कर चुके हैं, अब वो उससे कतई पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसी एजेंडे पर आगे लगातार चलते रहेंगे। इस एजेंडे के सेट करने के पीछे की वजह क्या है, ये भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। क्योंकि साल 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा है। साल 2014 में जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 73 सीटें जीती थी, वहीं साल 2019 में 64 सीटें जीती थी। मगर साल 2024 में आते आते भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में 50% से भी नीचे चला गया, यानी कि घट गया। जो सीटों की संख्या थी उसमें इतनी ज़बरदस्त कमी आई कि भारतीय जनता पार्टी 32-33 सीटों तक उत्तर प्रदेश में सीमित हो गई 24 में। जिसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि कहीं ना कहीं राम मंदिर का उद्घाटन, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर का उद्घाटन भी अयोध्या में हुआ, और उसके बावजूद अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी। चुनाव से ठीक पहले हुआ, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ी हार मिली। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनको लगा कि अगर एजेंडे पर बात नहीं होगी, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा जाएगा, बहुसंख्यकों के मुद्दे पर बात नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो 27 की बाजी है वो हाथ से फिसल भी सकती है, निकल भी सकती है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उसी एजेंडे को 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही लगातार हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को अपने आगे बढ़ा रहे हैं, और साफ तौर से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बात अब सिर्फ हिंदुओं की होगी, बहुसंख्यकों की होगी। ये साफ तौर से उनके बयान की वानगी इस तरफ साफ तौर से इशारा कर रही है। उनका बयान इस बात की वानगी है कि अब जो वो कह रहे हैं वो ही प्रदेश में होता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस महकमा है, जो प्रशासनिक मशीन है, वो भी मुख्यमंत्री के सापेक्ष ही काम करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे संभल का मामला हो, या बहराइच का मामला हो, या दूसरे तमाम शहरों का मामला हो जहाँ चीज़ों में विवाद पैदा किया गया है, धार्मिक स्थलों में विवाद पैदा किया गया है। तो मुख्यमंत्री अपना एजेंडा उत्तर प्रदेश के साल 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तय कर चुके हैं, और योगी ने ये तय कर दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उत्तर प्रदेश में जो है वो बात सिर्फ हिंदुत्व की होगी, हिंदू की होगी, मंदिर की होगी, मूर्तियों की होगी और धार्मिक स्थलों की होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले दिनों महंगाई और उत्तर प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ा है, जब उसके मुद्दे को विपक्ष ने छेड़ने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं इन ऐसे तमाम मुद्दों से भी भटकाने की कोशिश, हिंदुत्व के दांव से ढकने की कोशिश योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल जो रुख योगी आदित्यनाथ ने अपनाया है, वो साफ तौर से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अब केवल हिंदुत्व के एजेंडे पर, हिंदुत्व की राह पर ही चलेगा और आगे बढ़ेगा। तो हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ, और आज का हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।